सामने नहीं आया। क्यों मेरे सामने क्यों नहीं आया भाई? मैं शरीफ बंदा हूँ भाई। नहीं अपना मेरे सामने क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा मैं समझ गया, उसका पर्दा करना पे बनता भी है। सर हमारे सामने नहीं आ रहा। हमारे सामने भी नहीं आ रहा। चलो खैर, क्या करेंगे, ज्यादा से ग्रुप से निकाल देंगे उसको, और क्या करेंगे। एनीवे, रिवाइज करें जो आप लास्ट क्लास में कर रहे थे, और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है ना? बातों की आवाज नहीं आएगी भाई, आप उसी के साथ रिवाइज करो। समरी आप लोग बना रहे हैं अपने पास? ओके, मैंने कल रह गई थी चेक करना, आज क्लास में लाजमी चेक करूंगा। मुझसे और कौन कौन है आपके साथ बाहर? बाहर और कितने बच्चे हैं? घर जा रहे हैं, अच्छा। मेरा लास्ट लेक्चर पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं हुआ अभी तक? हो गया। हो गया? कब हुआ? यूट्यूब पे भी आ गया। कल आ गया था। ओके तो ठीक है, उधर में चेक कर लो भाई, सबके पास तो अपलोड हुआ हुआ है लास्ट लेक्चर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पास, अब प्लीज सब मेरे साथ रहेंगे, अपने रजिस्टर्स बंद कर दिएगा आप लोग। हमने अपने पास रिग्रेशन से स्टार्ट किया था, और मुझे एक बात बताओ कि रिग्रेशन मॉडल, लड़के तुम बताओ रिग्रेशन मॉडल की डेफिनेशन क्या है? We use regression model to estimate the independent variable on dependent variable. सही बताइए, इसमें गलत डेफिनेशन बताइए। तुम बताओ लड़के, आपका पहला दिन है, तुम बताओ लड़के। बिल्कुल सही बताइए इसने। सर ये कह रहा है कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर किसी चीज का चेंज आ रहा हो और उस चेंज का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या होगा, उसको एस्टिमेट लगाने के लिए हम रिग्रेशन मॉडल अपने पास यूज करते हैं, ठीक है ना? तो एक कीवर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन के दो कीवर्ड्स आ गए।
क्या क्या, एक एस्टिमेट लगाना और टू वेरिएबल्स के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर सर रिग्रेशन मॉडल के बाद मैंने रिग्रेशन इक्वेशन देखी थी। रिग्रेशन मॉडल के बाद मैंने रिग्रेशन इक्वेशन देखी थी। रिग्रेशन इक्वेशन मेरे पास दो टाइप्स की होती है ना? कौन कौन सी? पहली रिग्रेशन इक्वेशन होती है y on x और सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन होती है x on y। बिल्कुल सही है भाई, बल्कि तुम बताओ y on x की रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? y is equals to a plus bx और x on y की बता दो, c plus dy। अगर y on x की रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल a, बल्कि तुम बताओ वेरिएबल a क्या बताता है मुझे? तो कौन सा कांस्टेंट? पूरा बोलो। a हमारे पास रिग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और b हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहां लिख देता हूं रिग्रेशन कांस्टेंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो मेरा भाई यहाँ रिग्रेशन कांस्टेंट a है और यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम पर यूनिट चेंज भी बोलते हैं, ऐसा ना? और b को मैं एक और चीज भी बोलता हूँ, क्या चीज? फोरकास्टिंग। कहां से आ रहा है फोरकास्टिंग भाई? ये b y और x भी मैं इसको b y x भी मैं अपने पास बोल सकता हूं, ऐसा ना? फिर सर सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन है x is equals to c plus dy। यहां पर c क्या चीज है मेरे पास? रिग्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब c, यहां पर c रिग्रेशन कांस्टेंट है और यहां पर d क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। d को मैं एक और चीज ही बोल सकता हूं, b x y, ऐसा ना? फिर मुझे एक बात बताओ सर, रिग्रेशन को कांस्टेंट a निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं एक बच्चे से पूछता हूं, तुम बताओ लड़के। नहीं, तुम्हारे पीछे वाला। नहीं नहीं भाई, इधर मैंने बोला, उधर थोड़ी मैंने बोला। ऐसे करूंगा तो पीछे वाला, ऐसे करूंगा तो आगे वाला। तुम हाँ, a का फॉर्मूला बताओ। समेशन y अपॉन n, सम ऑफ y ओवर n माइनस a इंटू सम ऑफ x ओवर n। यही फॉर्मूला है भाई हमारे पास, ठीक है? अरीशा तुम बताओ बेटा, c का फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ x ओवर n माइनस सम ऑफ y ओवर n, ऐसा ना मेरा भाई? बल्कि तुम बताओ b का फॉर्मूला। सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y, ठीक है, ओवर सम ऑफ x स्क्वायर फिर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बताया भाई इसने, बिल्कुल सही बताया। करके तुम फिर d का फॉर्मूला बताओ। सीधा सीधा बोलो, न्यूमरेटर सीधा सीधा कॉपी करते हैं। कर देता हूँ न्यूमरेटर कॉपी। डिनोमिनेटर में क्या होगा? माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर, ऐसा ना? फिर इसके थ्रू अपने अपने पास कैलकुलेशन भी परफॉर्म करी थी। सवाल के अंदर x और y मैंने आइडेंटिफाई करना होता है, यही डेफिनेशन फिट करूंगा तो सवाल में मुझे आइडेंटिफाई होगा कि x का वेरिएबल कौन सा है, x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है। फिर सर सवाल में मुझे एक बात बताओ कि अगर सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि x on y लगाऊं या y on x लगाऊं, तो बाय डिफॉल्ट में क्या लगा दूंगा? नेक्स्ट में हर बाय डिफॉल्ट हर डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करूंगा और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट करके, ऐसे, ठीक है ना? और सर x और y कब लगाऊंगा? जब सवाल में लिख देता हूं इफ स्टेटेड, ठीक है ना, इन क्वेश्चन। अगर सवाल में लिखा हुआ होगा तभी मैं x और y लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। मैं बाय डिफॉल्ट y on x ही अपने पास लगाऊंगा। फिर सर इनके बाद हमने कुछ कोरिलेशन देखा था।
फिर हम आए थे अपने सेकंड पार्ट की तरफ, कोरिलेशन पे। लड़के तुम बताओ चश्मे वाले, कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और ये दो वेरिएबल्स वही हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशनशिप बस क्या सिर्फ रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप की भी फर्दर बाइफरकेशन है, फर्दर बाइफरकेशन है। तुम बताओ लड़की, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अभी आप बताओ बेटा कि रिलेशनशिप कितने टाइप्स की हैं? बोलो 3 टाइप्स की रिलेशनशिप है, ऐसे बोलो। पहला कौन सा है भाई? पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके। फिर आता है नेगेटिव रिलेशनशिप, देन नो रिलेशन। ओके भाई, क्या अब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप में एक ही चीज है या एक और भी चीज आती है? एक और भी चीज आती है, पॉजिटिव इटसेल्फ और परफेक्ट पॉजिटिव। पहली ये लिख देता हूं और टू ये लिख देता हूं, ठीक है ना? परफेक्ट पॉजिटिव भी आती है। फिर सर नेगेटिव के अंदर भी नेगेटिव भी आती है, और 1 ये लिख देता हूं और 2 के अंदर लिख देते हैं क्या? परफेक्ट नेगेटिव भी आती है। और नो रिलेशन के अंदर कोई और केस नहीं है, ठीक है ना भाई? फिर सर हमने ये देखा था कि कोरिलेशन को मेजर कैसे करेंगे। तो कोरिलेशन को मेजर करने के मेरे पास 2 मेथड मैंने लिखवाए थे अपने पास, ठीक है ना? तुम बताओ लड़के, हाँ टोपी के बराबर वाला। पहला मेथड हमारे पास क्या है? स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ओके बिल्कुल। तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है स्कैटर डायग्राम वाला पार्ट। और फिर सेकंड पे हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा ना? ओके। अगर मेरा भाई मैं स्कैटर डायग्राम बनाता हूं अपने पास, अगर मैं स्कैटर डायग्राम बनाता हूं इसकी, पॉजिटिव रिलेशन की डायग्राम बनाते हैं। पहले बनाते हैं पॉजिटिव रिलेशन की डायग्राम। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप की जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ, ऐसा ना? हमेशा पहले लेफ्ट का पार्ट बोलूंगा फिर राइट का पार्ट बोलूंगा, ठीक है ना? इसको मैं ये नहीं बोल सकता अपर लेफ्ट से लोअर राइट, नहीं, पहले लोअर लेफ्ट बोलूंगा और फिर अपर राइट बोलूंगा, ताकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करे, ऐसा ना? पॉजिटिव रिलेशनशिप में होता ये है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या होते हैं? पॉइंट करीब करीब होते हैं, लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर नहीं होते। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम होगा, ऐसा ना? सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे। फिर सेकंड के ऊपर हमने देखा था अपने पास परफेक्ट पॉजिटिव। तो मेरा भाई परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो वो भी इसी तरह से होगा, अपर स्लोपिंग में, अपर डायरेक्शन के अंदर, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ। यहाँ भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y, यहाँ भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y, लेकिन एक चीज आएगी, एक लाइन आएगी। क्या चीज? y सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर x बढ़ता है 2 यूनिट से तो y भी 2 यूनिट से बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा 5 यूनिट से तो y भी 5 यूनिट से बढ़ेगा। पॉजिटिव में ऐसा नहीं था, पॉजिटिव में अगर x बढ़ रहा था 2 से तो y हो सकता है 1 से बढ़ रहा हो, 3 से बढ़ रहा हो, बढ़ेगा लेकिन सेम वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर जिस वैल्यू से x बढ़ेगा उसी वैल्यू से हमारे पास y भी इंक्रीज होगा। इस केस के अंदर मेरे सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे? लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर फॉल करेंगे, ऐसा भाई? तीसरे पे हमने अपने पास देखी थी बेटा डायग्राम नेगेटिव रिलेशन की। अब सर अगर नेगेटिव रिलेशनशिप की डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो उसकी डायग्राम होगी कहां से कहां तक? अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ डायग्राम होगी इसकी, ठीक है ना? डाउनवर्ड स्लोपिंग।
और इस केस के अंदर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर x बढ़ेगा तो y और y बढ़ेगा तो x कम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे x और y अपने पास। और नेगेटिव है तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्टवर्ड के करीब करीब होंगे, क्लोज टू होंगे। ऐसा है ना, ये चीज हमने सीखी थी। फिर सर हमने अगर अपने पास चौथे नंबर पे देखते हैं परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव के अंदर दोस्तों हमारी जो डायग्राम बनेगी वो इसी तरीके से होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ। लेकिन अब मैं लिखूंगा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बाय सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर x बढ़ता है 4 यूनिट से तो y डिक्रीज होगा 4 यूनिट से, ऐसा ना। तो इसका इस केस के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स मेरे कहाँ होंगे, लाइन ऑफ बेस्टवर्ड पे होंगे। ये जो मैं आपको डायग्राम में लिखवाता हूँ ये लाइन ऑफ बेस्टवर्ड है बाय सेम प्रोपोर्शन, लोअर लेफ्ट से अपर राइट, ये सारी चीजें वो एमसीक्यूज के अंदर पूछता है, ठीक है ना। मैं आपको थ्योरी भी रीड करवा दूंगा बुक से, जब हम टॉपिक एंड करेंगे तो सारी की सारी बातें वहां अरबी जबान के अंदर लिखी हुई हैं, यही बातें सिर्फ अरबी जबान है, ठीक है भाई। 5वें पे हमारे पास आता है नो रिलेशन। नो रिलेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, सारे के सारे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर क्या होते हैं, स्कैटर हुए हुए होते हैं गैस मॉलिक्यूल की तरह, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। एक दूसरे से कोई कंसर्न नहीं होता एक्स और वाई का, ठीक है अपने पास। फिर सर मुझे एक बात बताइए, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो सी और सी की वैल्यू क्या होगी, क्लोजर टू पॉजिटिव वन के करीब करीब वैल्यू आएगी, तो दैट मींस दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉजिटिव वन आ जाती है, दैट मींस परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारे पास। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्लोजर टू -1 होती है तो इस केस के अंदर ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्ट -1 होती है तो ये परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर सर अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 हो गई तो मेरा भाई हमारे पास नो रिलेशन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो रेंज के अंदर फॉल करती है, और रेंज स्टार्ट होती है -1 टू +1। -1 से छोटी नहीं होगी, +1 से बड़ी नहीं होगी, ऐसा ना। ये भी थ्योरी के अंदर वो पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज क्या है, तो -1 टू +1 मैं अपने पास मार्क कर दूंगा, ठीक है भाई। फिर सर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे अपने पास, फॉर्मूलाज मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। पहला वाला फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूले के साथ हमने कल सवाल सॉल्व कर लिया था। अच्छा, किसी भी सवाल के अंदर मैं कोई सा ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मेरा आंसर सेम आएगा, मेरा आंसर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 की प्रैक्टिस हमने कर ली, फॉर्मूला नंबर 2 से प्रैक्टिस करते हैं, सवाल की और चेक करते हैं कि उसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आती है, मतलब √b/d वाला, ठीक है ना। तो मैं सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं भाई, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। देखो सवाल आपके पास है, मैं लिख दिया कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग √b/d। तो पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट x1y निकालो, फिर y1x निकालो, और अपने पास बाय कैलकुलेटर नहीं निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, बाय फॉर्मूला निकालना है। सब आप बाय कैलकुलेटर निकाल सकते हो, लेकिन बाय फॉर्मूला अप्लाई करोगे b और d का, और फिर अपने पास c और c की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। शाबाश, शुरू हो जाए, 5 मिनट दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास और किसकी है आज, 1 2 3 4 5, क्लास के बाद मिलिएगा, ठीक है। कौन हंस रहा है भाई।
अच्छा भाई एक बात सुन लो, हमने व्हाट्सएप के ऊपर अपना डिस्कशन ग्रुप तो बनाया हुआ है, ठीक है ना? उस डिस्कशन में सारी बातें करो, सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं होनी चाहिए उस ग्रुप के अंदर, ठीक है ना? और ये फनी वीडियोस या मीम ये शेयर भी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड जितना मटेरियल आप सेंड कर सकते हैं वो सेंड करते हैं, या क्रिकेट वगैरह से जब सीजन चल रहा हो क्रिकेट का, तो इसके अलावा नहीं। अच्छा शुरू शुरू में पता है क्या होता है, जब आप किसी कोई भी बैच स्टार्ट होता है ना, तो बच्चा कोई 20-25 ग्रुप में ऐड हो जाता है। तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। और कोई मसला नहीं, भी वक्त के साथ साथ बन जाएंगे। बेस्ट फ्रेंड्स का अलग, ओनली बॉयज का अलग, ओनली गर्ल्स का अलग, तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की अकल टिकाने आती है, 2-3 महीने बाद फिर वो ग्रुप लीव करना शुरू करता है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि मैक्सिमम कोई 6 ग्रुप होने चाहिए आपके पास। अब 6 ग्रुप कौन कौन से होंगे? मिसाल के तौर पे होगा, पहला आपका ऑफिशियल ग्रुप होगा, और सेकंड जो हर टीचर का इंडिविजुअल ग्रुप है डिस्कशन का, वो होना चाहिए। बस इसके अलावा और सब बेकार ग्रुप है, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए वो ज्यादा ग्रुप होने के चक्कर में इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, तो फायदा ही नहीं है कि मैं इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करूं अपने पास, ठीक है ना? एक काम करें जरा, मुझे बताइएगा कि सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब बताओ वैल्यू। 28, 76, then 456, फिर then 1176, और n मेरे पास है कितना? 5। तो सर अगर पहले मैं b निकालता हूं तो b का फॉर्मूला है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय
n into sum of x square minus sum of x का whole square। तो अगर बेटा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, d is equals to 5 multiply by 456 minus 28 into 736 divided by 5 into sum of x square 216 minus sum of x का whole square मतलब 28 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो, ठीक है ना। फ्रैक्शन का साइन डालने के बाद पहले न्यूमरेटर पुट कर दो, फिर डिनोमिनेटर पुट कर दो, तो ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारे पास कैलकुलेटर के अंदर आ जाएगा। कोई ऐसा क्लास है जिसको ये पूरा कैलकुलेटर में डालना नहीं आता? जिसको पूरा कैलकुलेटर में डालना नहीं आता, क्लास के बाद मिलना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो क्लास ये आप पूरा कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा, मुझे बी का वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। क्या डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, तो एक काम करो, फ्रैक्शन यूज कर लो। इसका एस और डी की होगी डेल के ऊपर, डिलीट की के ऊपर एक एस और डी की होगी, उसको प्रेस करो और मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या आ रहा है इसका। इसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है? हाँ भाई, फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन। डेल की के ऊपर एस डी की होगी, उसको प्रेस करें, फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ रहा है फ्रैक्शन? 19 ओवर, ओके मेरा भाई, तो b इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 37, ये मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब सर d की वैल्यू निकालनी है तो यही निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई बच्चा अगर स्टैट्स मोड में आके सॉल्व करता है, सम वगैरह निकाल लिया हो आप लोगों ने, ठीक है, फिर बाकी कैलकुलेशन के लिए आपको दोबारा जो है वो डिफॉल्ट मोड के ऊपर जाना पड़ेगा, स्टैट्स मोड के ऊपर सही से सॉल्व नहीं होगा। तो मोड की दबाओगे, बंद दबाओगे, तो अपने पास दोबारा जो है वो डिफॉल्ट मोड के ऊपर आ जाओगे। कैलकुलेटर रीसेट करने की एक की लिख लो अपने पास। कैलकुलेटर यूज कर करके ना कैलकुलेटर स्लो हो जाता है, तो कैलकुलेटर रीसेट करने की एक की लिख लो, शिफ्ट 9 इक्वल्स टू AC, या शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC। शिफ्ट 9 फिर 3 फिर इक्वल्स टू फिर देन AC। इस तरीके से क्या होगा, कैलकुलेटर के अंदर आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, एरेंज हो जाएगी और कैलकुलेटर दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो इस ये की याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो मेरा भाई अगर मैं डेटा पुट करता हूँ d इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 456, हाँ, शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC divided by 5 multiplied by 1176 minus 76 का होल स्क्वायर 19 ओवर 13। उसका मतलब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालता हूँ बेटा, अंडर रूट ऑफ 19 ओवर 37 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 13, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आती है? 0.8663। तो इसका मतलब ये, इसका रिलेशनशिप अगर मैं लिखूं तो क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है भाई। फिर आपको अपने पास में एक स्ट्रेंथ लिखवाता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको अपने पास कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं हम। क्या इसको अपने पास कॉपी करें, इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं।
जूम कर देता हूँ, ये लीजिए। हाँ, प्लस माइनस, प्लस में अलग होगा, माइनस में अलग होगा, प्लस माइनस लिखो सबके साथ। डन। नो, हो गया भाई कॉपी। अब देखो इस तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है कि अगर वैल्यू एग्जैक्ट मुझे मेजर करना हो कि अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में स्ट्रांग है या वीक है, या नेगेटिव में स्ट्रांग है या वीक है, तो मैं ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस तरीके से लिख सकता हूं कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर पॉजिटिव 0.5 और पॉजिटिव 0.8 के बीच में आती है तो इसका मतलब पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव के अंदर जो इनका एसोसिएशन है वो मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है ना। अगर 0.2 और 0.5 के बीच में आती है, पॉजिटिव के अंदर तो वीक है और नेगेटिव में आती है तो भी वीक है, ठीक है ना, जब भी मैंने प्लस माइनस लिख के दिया हुआ है। अगर 0.8 और 1 के बीच में होती है तो वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। और अगर 0 टू 0.2 होगा तो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इस तरीके से एग्जाम में अभी तक नहीं आया है कि आप इस तरीके से एसोसिएशन कोड करो, ठीक है ना। अब तक वही आया जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कि सीओसी क्लोजर टू 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा। लेकिन इस तरीके से भी पूछ सकता है वो कि अगर आपने एग्जैक्ट मेजर करना हो कि पॉजिटिव के अंदर उसकी स्ट्रेंथ बताओ, पॉजिटिव तो चलो डायरेक्शन बताइए आपने, पॉजिटिव में उसकी स्ट्रेंथ बताओ कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, नेग्लिजिबल है, क्या है। तो इस तरीके से फिर आपने अपने पास कोड करना होगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना पड़ेगा भाई। फिर मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल हमारे स्क्रीन पर है, एक्स और वाई लिखा हुआ है इसके अंदर, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है मैंने। फिर फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स का, और वेरीफाई करना है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए और बी सॉल्व करें फिर डी की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाय फॉर्मूला सॉल्व करिएगा, शाबाश। लड़की क्या कह रहे हो तुम? वो है लेकिन वो मिट गया है वहां पर। एक ही बात है, कल मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स ऑन वाई निकालो या वाई ऑन एक्स निकालो, एक ही बात है। पहले ए निकालो फिर बी निकालो फिर सी निकालेंगे, फटाफट से शुरू हो जाए भाई। हो गया? कहाँ पे गया, घर पे?
अगले 3-4 रोज में ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 क्लास में मजीद, और फिर इसका मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो 100 के करीब सवाल होंगे उसके अंदर, एमसीक्यूज ही होंगे, आपने वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। असाइनमेंट के लिए ये करोगे कि एक सेपरेट रजिस्टर बना लो 150-200 पेज का, उसके अंदर असाइनमेंट अपने पास करते रहो। लूज शीट्स इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि लूज शीट्स पे क्या होता है कि कुछ पेपर स्टेपलर से निकल जाता है या वो फट जाती है, तो इसीलिए जो है वो रिलायबल नहीं होता। तो एक छोटा रजिस्टर आप लोग बना लीजिएगा अपने पास, प्रॉपर असाइनमेंट उसके अंदर सॉल्व करेंगे, ताकि आपके पास आपकी वर्किंग मौजूद हो कि हाँ यार मैंने सवाल सॉल्व किया तो कैसे किए, ठीक है ना। किसमें आपने फर्स्ट डे की क्लास ली थी है, लिए तो क्यों पूछ रहे हो, भूल गए भाई। क्यूएम के अंदर कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है, 6 चैप्टर मैथ्स के और 9 चैप्टर हमारे पास स्टैट्स के। देखो वैसे तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना। मुश्किल ये रिग्रेशन कोरिलेशन भी उनके लिए मुश्किल है जो ये फॉर्मूलाज कवर नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन ये होगा कि जब हम पढ़ते हैं ना किसी चीज को बेसिक से और क्लास के साथ साथ रहते हैं तो हमारी चीजें समझ में आ रही होती है, चीजें मुश्किल नहीं लगती हमें। हाँ, फिर मैं अगर विजिटिंग स्टूडेंट लूंगा ना कि एक दिन क्लास लूंगा उसके अगले दिन क्लास ही लूंगा फिर क्लास लेने आऊंगा, तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर मेरे लिए हर टॉपिक मुश्किल हो जाएगा, बच्चों वाला टॉपिक मुश्किल हो जाएगा। वैसे जिनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है क्यूएम के अंदर, वो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और 6 मैथ्स में से, और स्टैट्स में से 11 से लेके ऑनवर्ड्स 11, 12, 13, 14, 15 कोर्स कयामत तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हमारी अटेम्प्ट से 1 महीने पहले। अगर हमारी फैब की अटेम्प्ट है कि फैब 20 को हमारा पेपर स्टार्ट होगा, तो मैं जनवरी 20 को आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा, फिर जनवरी 20 से फरवरी 10 या 12 तारीख तक हम अपने पास रिवीजन सेशन चलाएंगे, और रिवीजन सेशन के अंदर क्या होगा कि जो सवाल हम लोग कर चुके हैं वो सवाल नहीं करेंगे, नए सवाल करेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे चीजों को, ठीक है ना। ग्रैंड क्विजेस में लेता रहूंगा साथ साथ। अभी क्या होगा कि एक चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके क्विजेस दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर चले जाएंगे फिर वो डिस्कस करेंगे उसका असाइनमेंट करेंगे, क्विजेस दूंगा। फिर जब ग्रैंड क्विज होगा तो ग्रैंड क्विजेस में ये होगा कि 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे उनका कंबाइंड क्विज दूंगा, फिर 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे उनका कंबाइंड क्विज दूंगा, फिर एंड में मॉक लूंगा, मॉक डिस्कशन, और फिर अल्लाह हाफिज। मॉक का मतलब पेपर, एक पेपर बनाऊंगा अपना, जो भाई मेरे लिहाज से यही इंपॉर्टेंट है। इस दफा का जो मेरा मॉक था जिन सितंबर टाइम में जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो 50 सवाल में से हर बच्चे के पास कोई 5 से 6 सवाल लाजमी लगे मॉक से, ग्रैंड क्विज से अलग लगे, जो असाइनमेंट किए उनसे अलग लगे, सिर्फ मॉक से हर बच्चे का 5-5 6 सवाल लगे, ठीक है ना। फिर आपके दौर में जब आपका पेपर कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं फाइनल असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। फाइनल असाइनमेंट के अंदर होंगे कोई 1500 सवाल, 1000-1500 सवाल होंगे, लेकिन जो बच्चा वो 1500 क्वेश्चंस कर लेगा 80% पेपर उसका वहां से लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। 75, 70 to 80% पेपर उस फाइनल असाइनमेंट से लग जाएगा। मेरे सारे असाइनमेंट एमसीक्यूज बेस्ड हैं। हाँ, ये 3 सवाल को एक सवाल है, ये 3 रिक्वायरमेंट्स है ना, ये 3 रिक्वायरमेंट्स को एक कर दिया गया है। वैसे पेपर में ये 3 सवाल है, तो इस तरह का कोई एक ही आएगा, एक ही पार्ट निकालना होगा उसके अंदर। ये तो हमने 3 इसलिए लिखे क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस करनी है ना क्लास के अंदर, इसीलिए 3 लिखे। पर क्वेश्चन कितना टाइम? पर क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पर 50 सवाल है, ठीक है ना, और 120 मिनट है, 2 घंटे का पेपर है, तो 120 को 50 से डिवाइड कर दो, बताओ, तकरीबन नहीं करके निकाल दो ना। 2.4
तो वो 2.5 मिनट के करीब हमारे पास टाइम होगा करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको एक सेपरेट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप अपनी सेपरेट वर्किंग कर सकते हो। जो रफ वर्किंग वगैरह करोगे वो उसमें कर सकते हो, वो वापस ले लेंगे। आपको बाहर लाने की इजाजत नहीं होती है वो कैंपस से। पेपर देखो सेंटर पड़ता है आईकेप का, कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। पहले सेंटर पड़ता था यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, उसके सामने और सॉफ्ट इंस्टीट्यूट है, पहले वहां सेंटर पड़ता था, ठीक है ना, एएफसी के अंदर। फिर पीआरसी होना शुरू हुआ तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू हुआ। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी पहली कौन सी पढ़ी थी, जो 5 स्टार चौरंगी पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ा था। अभी मेरे ख्याल में शायद कहीं और इंडस पढ़ रहा है ना, इंडस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर स्टेडियम के साथ, स्टेडियम वाली गली में ही है, यूनाइटेड वाली गली के अंदर। तो वहां अभी सेंटर पड़ रहा है। आपकी बारी में पता नहीं कहाँ पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ ही जाएगा। हाँ बेटा, ऑर्डर से मतलब होटल में, तो बेटा होटल जैसी फीलिंग नहीं आती ना। कैब के पेपर्स के लिए मेरा सेंटर पड़ा था सैम्स बैंक्वेट के अंदर। सैम्स बैंक्वेट है कैसे बताऊं, फेरियर हॉल है ना, फेरियर हॉल के पीछे वाली गली में। तो पेपर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही होती है। हाँ नेगेटिव पहली बार है, नहीं नहीं आयोटा वायोटा नहीं लगाएंगे। अभी करते हैं कुछ ना, वो एक थ्योरी का पॉइंट है वो बताऊंगा। तो और से नहीं पढ़ते हैं भाई। हाँ कितनी देर पहले अटेम्प्ट कर लिया मतलब, देखो मैं हमेशा अपना पेपर कोई 15-20 मिनट पहले खत्म किया है, कुछ पेपर्स को छोड़ के, क्योंकि कुछ पेपर्स की होती है जो लेंथी होती है। हमारे पास थ्योरी के पेपर्स होते हैं लेंथी होते हैं, कॉस्टिंग का पेपर होता है लेंथी होता है, तो वो तो बड़ी मुश्किल होता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। लेकिन आइडियली हर बंदे को अपना 15 मिनट पहले तो पेपर खत्म करना चाहिए, ताकि 15 मिनट में अपना पेपर वो दोबारा से रिव्यू कर ले कि क्या कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करी उसने। कैफ के अंदर ये होता है कि 15 मिनट का पेपर रीडिंग टाइम में मिलता है, 3.25 घंटे का पेपर होता है, तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है, ताकि बंदा अपना माइंड में बनाया था कि पहले मैंने कौन सवाल करना है फिर क्या करना है। पीआरसी में ऐसा नहीं होता। आर्ट कैफ के नहीं, सोचे कैफ के 8 पेपर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एसीसी के पेपर भी देने, अभी एसीसी के फाइनेंस के पेपर देने मैंने। इंटर के बाद सी इंटर के बाद नहीं, 4 नहीं है, 6 या 7 है। ये ऐसी अफवाहें फैलती है भाई कि ये वो करके चले जाओ, हमारे इतने पेपर एग्जाम हो जाएंगे, होते नहीं है। क्या सीए इंटर के बाद एसीसी में आपको फाइनेंस के में शायद 6 पेपर देने या 7 पेपर देने। अच्छा भाई, तो दोस्तों अगर मैं सम ऑफ एक्स मुझे बताना कितना है, 23, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई 36, सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर एंड। तो पहले काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं बड़े वाले फॉर्मूले से। बड़े वाले फॉर्मूले से मतलब n into sum of xy, sum of y divided by under root of n into sum of x square minus sum of x the whole square multiply by n into sum of y square minus sum of y का whole square। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ भाई, तो 8 multiply by 36 minus
23 into 16 over under root of 8 into 99 minus 23 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 into 68 माइनस 16 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेटर में डालते हैं बेटा तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आती है? माइनस में आ रही है यहाँ से, माइनस 0.29। अच्छा जीरो नहीं है फिर, 2906। तो ये नेगेटिव हो रही है कोरिलेशन, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। लेकिन नेगेटिव के अंदर भी अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ मालूम करूं तो ये क्या होगी? देखो 0.2 देख लो कहां फॉल कर रहा है, इस बीच में फॉल कर रहा है। 0.2906 है ना, तो 0.2 और 0.5 के बीच में फॉल कर रहा है, इसका मतलब वीक है। तो मैं यहाँ अपने पास स्टेटमेंट लिख देता हूं, नेगेटिव वीक। ऐसे ना, नेगेटिव वीक अपने पास मैंने लिख दिया। फिर सर अगर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालता हूं x on y और y on x, b और t निकालता हूं, तो b निकालने के लिए बेटा मेरे पास फॉर्मूला मैं यूज करूंगा n into sum of xy minus sum of x into sum of y n into sum of x square minus sum of x का होल स्क्वायर। तो अगर बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो मुझे बताइएगा कि n है 8 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 23 into 16 ओवर 8 into 99 माइनस 23 का होल स्क्वायर। जरा मुझे बताइएगा p की वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शन बता दीजिएगा। माइनस 80 ओवर फिर अगर मैं d लेता हूं, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। बेटा d इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 23 into 16 डिवाइडेड बाय 8 into y स्क्वायर कितना है? 64 68 माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 5 over 18 जी, सही है भाई। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट मैंने सॉल्व कर ली। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था कि वेरीफाई r इज इक्वल टू अंडर रूट p मल्टीप्लाई बाय d। तो अगर मैं थर्ड रिक्वायरमेंट करता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट p मल्टीप्लाई बाय d, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 80 ओवर 263 और माइनस 5 ओवर 18। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या बनता है? 0.290। अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब भी अंडर रूट सॉल्व होगा तो प्लस माइनस का साइन आता है मेरे पास, ऐसा ना। लेकिन अगर मैंने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया था तो ये तो नेगेटिव था, ये तो नेगेटिव था। लेकिन जब अगर मैंने ये अंडर रूट वाला सॉल्व किया तो प्लस माइनस में आ रहा, मतलब प्लस में भी आ सकता है माइनस में आ सकता है। तो मैं क्या लूंगा? प्लस में लूंगा माइनस में लूंगा? क्यों लूंगा? वो तो ऊपर तो मुझे थोड़ी पता ऊपर में। अगर पेपर के अंदर मैंने b मल्टीप्लाई बाय d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये तो मेरे पास ऐसे पॉजिटिव आ गया, तो वहां पॉजिटिव मार्क करके आऊंगा तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सवाल आया एक्स और वाई का डेटा गिवन है, आपने बी निकाला डी निकाला, दोनों को अंडर रूट में डाला, आर निकाल लिया। आर तो आया था पॉजिटिव 0.2906, वहां पॉजिटिव में भी था नेगेटिव में भी था, आपने पॉजिटिव मार्क किया, सवाल गलत हो गया। आप तो कह रहे हो मैं तो सही करके आया हूं, लेकिन सवाल गलत हो गया। क्यों? नेगेटिव मार्क करना था। हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव मार्क करना है? तो याद रखना थ्योरी के अंदर एक बात लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा।
थ्योरी के अंदर एक बात लिखी हुई है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, बी और डी, अगर बी पॉजिटिव है, अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पॉजिटिव वाला होगा, और अगर कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट एक नेगेटिव है तो दूसरा भी लाजमी है कि नेगेटिव होगा। देखो दोनों केस में हमारे पास बी और डी क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और अगर अपोजिट साइन होंगे, और अगर अपोजिट साइन होगा तब भी मल्टीप्लाई करके आर तो आ जाएगा, लेकिन अपने पास थ्योरी में एक बात लिखी हुई है कि आप मार्क कर दीजिएगा कि डेटा इज इनकंसिस्टेंट। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट के अपोजिट साइन होते हैं तो सीधा सीधा ऑप्शन में डेटा इनकंसिस्टेंट लिखा होगा, मार्क करके आ जाऊंगा, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है भाई, ये थ्योरी की बात है, लाजमी याद रखना। इस केस के अंदर मैं यहां से प्लस हटा दूंगा अपने पास, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव वाली ही होगी। अब देखो वेरीफाई हो गया ऊपर बड़े वाले फॉर्मूले से और यहां से भी, ठीक है ना। है आर इज इमेजिनरी, डेटा इनकंसिस्टेंट, और लिख देना आर इज बिल्कुल डेटा इनकंसिस्टेंट लिखा होगा या आर इज इमेजिनरी लिखा होगा, तो ये मार्क कर दूंगा अपने पास। ठीक है, तो मार्क कर देना। देख भाई, बी की वैल्यू नेगेटिव आई, डी की वैल्यू नेगेटिव आई। अब वहां पर देखो मैं बताता हूँ एमसीक्यू कैसा है। बोला b इज इक्वल टू माइनस, भाई ऑनलाइन वाले अपना अपना वीडियो बंद रखिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप हमें नहीं कहिएगा कि लेक्चर क्रॉप कर दें, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखें। b की वैल्यू थी माइनस की, b की वैल्यू भी थी माइनस की, कह रहा है सीओसी निकालो। मिसाल के तौर के ऊपर सीओसी एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है, एक जो है वो सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ नन ऑफ दीज। उसका मतलब क्या है कि अगर बी और डी दोनों नेगेटिव वाला है तो मैं अपने पास नेगेटिव वाला ऑप्शन मार्क करूंगा। अगर बी पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है तो यहाँ कुछ भी की जगह लिखा होगा डेटा इज इनकंसिस्टेंट, या आर इज इमेजिनरी लिखा होगा। अगर दोनों लिखे होगा तो फिर नन ऑफ दीज मार्क करके आ जाऊंगा मैं अपने पास, ठीक है ना, या कैन नॉट बी डिटरमाइन वगैरह लिखा होगा तो इस तरह के ऑप्शन अपने पास मार्क कर देंगे, क्योंकि बी और डी का साइन सेम होना लाजमी जरूरी है। ठीक है भाई, क्या सब मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ूं जी। तो बेटा ये बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, डी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख दूंगा सिर्फ, सही है। आगे बढ़े भाई, अब देखो इस तरह के सवाल करता है, स्पेसिफिकली मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मैं हर फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं हर फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, कि द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x on y is this, अच्छा, and y on x is this, find coefficient of correlation। तो मतलब दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन है, x on y भी y on x भी, और मुझसे कह रहा है रिग्रेशन
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, तो अब यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, कोवेरियंस वाला भी नहीं कर सकता, लेकिन अंडर रूट बी इंटू डी वाला कर सकता हूँ। तो पहले काम करना पड़ेगा कि जो उसने इक्वेशन दी है एक्स ऑन वाई वाली, वो होती है एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने पास इक्वेशन है 5x माइनस का 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 5x को मैं यही रखूंगा और बाकी दोनों वेरिएबल्स को मैं हो जाएगा 2 प्लस 4y, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ x है, तो 5 मल्टीप्लाई करना हमारा के डिवाइड करेगा हर इंडिविजुअल टर्म से। ये लो -2 कर दिया भाई, बस खुश रहो तुम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अपने पास इन टर्म्स ऑफ एक्स इसको ड्रॉप कर लिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स इसको ड्रॉप कर लिया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4/5। डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, जब मैं इसको इससे कंपेयर कराऊंगा तो 4/5 मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सर सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन थी y ऑन x, y ऑन x है y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो इक्वेशन थी इज इक्वल टू 0। अब आया सवाल, ये चीज थी वो मैंने बताया था कि ये तो मैथ्स की रूल के खिलाफ है, वो कितना सुनाया मैंने, नहीं सुनाया, अभी सुनाता हूँ। अब जैसे ये इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड के ऊपर क्या करना है, अपने पास y लेके आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूं किया, डायरेक्ट 5y मैंने ऐसे कर लिया। इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 5y इज इक्वल टू x प्लस 3, से कर सकते नहीं कर सकते, डायरेक्ट जो चाहिए उसको दूसरी तरफ लेके आना उठाकर, बोला ये तो मैथ्स के रूल के खिलाफ है। अच्छा भाई फिर क्या मैथ्स का रूल है, बोले इसको पहले वहां लेके जाओ, फिर इसको वहां लेके जाओ, बताया तो है मैंने, फिर तुम कह रहे क्यों नहीं बताया, फिर इसको वहां लेके जाओ और फिर जो चाहिए उसको वहीं रखो, बाकी जो नहीं चाहिए उसको वापस इधर लेके आ जाओ, फिर आएगा ऐसे, बोले ऐसे नहीं आएगा भाई। खैर हमें क्या पता कौन सा बंदा कहाँ आके पढ़ रहा है। अब इस इक्वेशन में मैंने अगेन 5 को वहां लेके जाना है, तो हो जाएगा 1/5x प्लस 3/5। अब सर अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर कराता हूँ बेटा, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आती है, 1/5। देखो मेरे पास b की वैल्यू d की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी मैं पॉजिटिव वाला मार्क करके आऊंगा अपने पास, ठीक है ना। अब सर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, दैट COC इज इक्वल टू अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय d। चार ऑप्शन होंगे, बिल्कुल करनी पड़ेंगी, ओके। अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय d करता हूं, क्या बनता है 2/5, नहीं ना वो बता दो ना, डेसिमल में बता दो, 0.4, बस सिर्फ 0.4। इसके अंदर ये 0 पॉइंट है पॉजिटिव, वीक में मार्क कर दूंगा अपने पास, ठीक है भाई। क्या मैं आगे मूव करूं, सब मेरे साथ हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, समझ गया बस मैं, ठीक है। हमारे पास
करके क्या हुआ तुम्हारे पाँव में? नाखून निकल गया, बाइक से निकला होगा। भाई ये जो जितने भी लड़के बाइक चला रहे हैं ना, ये अपना एक काम किया करो कि जब भी आप बाइक के ऊपर बैठ रहे हो, सबसे पहले अपना जो साइड स्टैंड है ना वो हटा दो, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता, कोई 2 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर आपका नाखून पूरा उठा लेता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हाँ भाई, चले भाई नेक्स्ट सवाल पे मूव करें। ओके, हम ना बेटा आवाज आ रही है मेरी? इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। तुम्हें कैसे पता भाई? अरीबा रिकॉर्ड करना था। मैं अक्सर कोई स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं माइक म्यूट करके सुनाता हूँ। फिर ठीक है सर, हमें सिर्फ आज ऑनलाइन ले रहे हैं। ओके अमना, असल में जो स्टोरी वाली फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ फिजिकल वाले बच्चों के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों से का कोई ताल्लुक नहीं। हमने फॉर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऑनलाइन वालों को भी स्टोरी सुनाई जाएगी, वो फिजिकल वालों को फैसिलिटी है। ऑनलाइन वाले सिर्फ लेक्चर से काम रखे अपना। चले भाई, ये सवाल किस चीज का है? फिजिकल वाले हैं वो, उनको फिजिकल स्टोरी सुनाऊंगा भाई। हाँ, ये सवाल किस चीज का है? ये रिग्रेशन का सवाल है। कैसे पता चला? पूरा सवाल पढ़ा नहीं समझ आया, आखिरी लाइन में मुझे समझ आया जाकर कि लिखा हुआ है कि प्रिडिक्ट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ मशीन दैट इज 10 इयर्स ओल्ड। तो मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे पास क्या हो जाएगी? y हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इसका मतलब एज मेरे पास x का डेटा हो जाएगा और कॉस्ट मेरे पास y का डेटा हो जाएगा। तो एक काम करो, इस चीज को बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। चलो फिर, ठीक है ना? एक काम करो, इस दोनों को कैलकुलेटर में पुट करें, स्टैट्स मोड में आकर ऑप्शन 2 में आके x में x डालें, y में y डालें, और मुझे बताएं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a क्या आ रहा है? हमने मेंटेनेंस कॉस्ट लिखा तो प्रैक्टिकल मेंटेनेंस को क्यों भाई? एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आया है, सारे सुनो यार। सवाल क्या है कि सर हम मेंटेनेंस कॉस्ट को, मैंने y लिखा है, क्या हम मेंटेनेंस कॉस्ट को x लिख सकते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है x और y लगाना है, तो हर डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करूंगा और x को इंडिपेंडेंट, जब भी बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन लगाएंगे अपने पास, ठीक है ना? तो -1.1
33 और b क्या आएगा 4.07, x की वैल्यू है 10, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 39.38। भाई डन हो गया। फोर, कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है। डन, चलो भाई अब एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो एक सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज चलो इधर देखो, शाबाश। अब सर हमारे पास हमने बड़ा वाला फॉर्मूला देख लिया, हमने b इंटू डी वाला फॉर्मूला देख लिया। अब तीसरा फॉर्मूला बचता है हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं। क्लास अगर 5 मिनट ऊपर जाए तो सुकून से बैठे रहना, ठीक है ना, 5 मिनट में जान मारनी निकलेगी तुम लोगों की, ठीक है। तो सर अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई से, तो पहले इसके साथ कैलकुलेटर में डालो, जरा सम वगैरह निकाल लो, ताकि मुझे बताओ इसका सम क्या आ रहा है। एक मिनट बेटा, सम ऑफ एक्स क्या है 544, y 552, ओके, एक्स वाई 37530, एक्स स्क्वायर 370, y स्क्वायर 37848, सही है भाई ये वाली वैल्यूज। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई n इंटू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 37560 माइनस 544 मल्टीप्लाई बाय 552 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 माइनस 1, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है भाई, हाँ डेसिमल बता दो, मसला नहीं है। 428 के बाद क्या है 85 है, तो 9 कर दो उसको, 3.429 तुम्हारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ताकि प्रैक्टिस हो हमारी, ये इसलिए किया था कि प्रैक्टिस होगी ना हमारी इस फॉर्मूले की भी, इसलिए। अब तो एक काम करते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एस एक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर n into n minus 1. So 8 multiplied by 37028 minus 544 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 into 8 minus 1. मुझे बात आएगा कि sx की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। सम ऑफ y स्क्वायर 38132 है। सम ऑफ y स्क्वायर चेक कर लो, क्या गलत है क्या? 38132। चलो y स्क्वायर तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ था, बच गए। यहाँ से क्या आ रहा है? √6 आ रहा है। 2.26 के बाद 7 है तो 8 कर दो उसको। फिर से हमारे पास y स्क्वायर है 38132 माइनस सम ऑफ y 552 होल स्क्वायर 8 into 8 minus 1. तो स्टैंडर्ड डिवीजन by क्या आ रहा है? 2.507, ठीक है ना? 3 नंबर से ले लिया हमने। अब एक काम करते हैं कि अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो COC का फॉर्मूला था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरिएंस ऑफ xy था 3.429 divided by 2.268 into 2.507, कितना आ रहा है भाई? 0.6030 तो पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ क्या होगी? मॉडरेट। पॉजिटिव एंड मॉडरेट अपने पास में लिख दूंगा, ठीक है? जूम आउट कर रहा हूं, कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? मॉडरेट का मतलब मीडियम, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, बीच का। हो गया कॉपी। जो मेडिकल वाले हैं उनके साथ अमन चल रहा है जिंदगी में है? कौन है मेडिकल वाला? हाथ खड़ा करो तो दोबारा तुम्हारा चलो तो एक्सेप्शनल केस है आपका। तो अमन चल रहा सुकून जिंदगी में। और कौन है यहाँ पे लड़कों में? पीछे कोई नहीं है मेडिकल वाला? वहाँ सुकून चल रहा है जिंदगी में? ओके, हम ना बेटा सुकून है जिंदगी में मैथ्स के लिहाज से। चलो जबरदस्त हो गया। क्या नहीं कर भाई? अभी तो बाकी है, अभी चैप्टर एंड थोड़ी हुआ है, तो रैंक कोरिलेशन भी है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है यार, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है।
चलो भाई फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।